किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। ये डायन आकर मेरे बेटे को खा गई, अब हमको खाएगी। ये चुप रहो। इसके आने से ही सब कुछ सत्यानाश हो गया। बदनसीब निकम्मी कलमुही हमारे घर में नहीं आने से ही ठीक थी। समधी जी, अरे समधी जी, आइए आइए, बैठिए। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बैठिए। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ही हूँ। श्राद्ध के बाद आप एक बार भी नहीं आई। बेटा क्या चला गया, अब तो हमें भूल ही गए। निर्मला तो जैसे टूट ही गई, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। इतनी कम उम्र में मेरी बेटी को क्या क्या देखना पड़ा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। निर्मला की माँ कह रही थी अगर कुछ दिनों के लिए मैं निर्मला को अपने साथ ले जाऊं तो उसका मन बहल जाएगा। अगर अब बुरा ना माने तो कुछ दिनों के लिए मैं निर्मला को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। कैसी बातें करते हैं आप समधी जी। निर्मला को मैंने अपनी बेटी माना है, उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। बेटी निर्मला, देखो तो कौन आया है। पिताजी। निर्मला, नहीं बेटा, नहीं नहीं। ये अब नहीं हो सकता है पिताजी। जिस दिन अग्नि को साक्षी मानकर भवेश ने मुझे इस घर में लाया था, उसी दिन से मैंने इस घर को अपना घर माना है। इस घर में भवेश और मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, जिनसे मैं कभी अलग होना नहीं चाहती। इसीलिए मरते दम तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये कैसा बचपना है बेटी, जरा अपना चेहरा तो देखो। हाँ, कैसी हालत बना रखी है। ऐसी हालत में अगर भवेश की आत्मा तुम्हें देखेगी, क्या उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। अरे क्या कह रही हो तुम? मेरी बेटी हो तुम, गैर थोड़ी ना हो। हाँ, मैंने भवेश के पिता से बात कर ली है, तो चिंता मत कर। कुछ दिन घर में रहने के बाद मन हल्का हो जाएगा। लेकिन गांव वाले
उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना। निर्मला, नवीन, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हारे बारे में सुनकर बुरा लगा। सुना है आजकल तुम मायके में रहती हो। हाँ। ससुराल वालों ने कुछ कहा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैं ही अभागन हूँ। उन लोगों के नज़रों में शायद मैं बहुत गिर चुकी हूँ। ऐसा क्यों सोचती हो? उनके जाने के बाद मुझे यही महसूस होता है। नहीं, ऐसा मत सोचो। याद रखो, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। नवीन, जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। क्या सोच रही है मेरी बेटी? माँ, हम लड़कियों की जीवन भी कितनी अजीब है ना। अब यही देख लो, इसी घर में मैं पली बड़ी हूँ, लेकिन यही घर अब मुझे पराया लगता है। यही तो समाज का नियम है ना। लेकिन माँ, आपने मुझे गोद में खिलाया, बड़ा क्या, और मुझे आज भी याद है, एक बार जब मैं बीमार हुई थी, आप 3 दिन तक सो नहीं पाई थी। हद पगली, ये तो मेरा प्यार है और मेरी जिम्मेदारी भी। लेकिन मैंने आपके लिए क्या किया? क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके लिए? ये तो परंपरा है मेरी बेटी। मेरे लिए मेरे माँ ने की, मैं तुम्हारे लिए, और तुम अपने बच्चों के लिए करना। यही तो मेरे भाग्य में नहीं है माँ। मत रो मेरी बच्ची, मत रो। उस घर में मुझे घुटन जैसी होती है माँ, रात जैसे खत्म ही नहीं होती। ऐसे में मैं तो पागल हो जाऊंगी माँ। धत पगली, ऐसा नहीं कहते। तू चिंता मत कर, हम लोग हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। माँ, मैं एक बात सोच रही थी। क्या? क्यों ना मैं फिर से पढ़ाई शुरू कर दूं? वो पढ़ाई लिखाई करके क्या करना चाहती है? वो अभी एक घर की बहू है। घर की कामों में अपना मन लगाए, घर संभाले, रसोई संभाले, तो ही उसके लिए ठीक होगा। लेकिन बाबूजी, वो उस घर में वापस जाना नहीं चाहती है। ये तो कैसी बातें कर रहा है? अब वो ही उसका घर है। ये घर उसके लिए पराया हो चुका है। नहीं बाबूजी, ये घर भी उसी का है।
इस घर में अभी भी उसका उतना ही अधिकार है जितना पहले था। अगर वो चाहती है तो हमेशा के लिए इस घर में रह सकती है। ठीक है, यहाँ रहना चाहती है तो रहने दो, लेकिन फिर से पढ़ाई शुरू करने की कोई जरूरत नहीं। अब वो विधवा है, बाहर जाएगी, किसी गैर मुर्द के साथ बात करेगी, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? आप किस जमाने में जी रहे हैं बाबूजी? आज के जमाने में इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अरे निर्मला पढ़ लिख कर आत्मनिर्भरशील होना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, जीवन में कुछ बनकर दिखाना चाहती है। अरे इसमें बुराई क्या है? हमारे घर की औरतों को बाहर जाकर काम करने की इजाजत नहीं है, और यही हमारी परंपरा है। नहीं बाबूजी, एक बार आपकी बात मानकर बेटी की शादी जल्दी करा के मैंने जो गलती की है वो गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, इस बार आप मुझे नहीं रोकेंगे। वो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें डिस्टिंक्शन मिली है। थैंक यू। मैनी थैंक्स टू यू नवीन। तुमने मेरी जितनी हेल्प की उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी, और तुम नहीं होते तो मैं ये रिजल्ट कभी कर नहीं पाती। अरे ये सब अभी छोड़ो, लो मिठाई खाओ। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। प्रमिला दीदी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ दीदी। पढ़ाई कैसी चल रही है? बस चल रही है। इस बार तुम्हारी डिग्री की फाइनल एग्जाम्स है ना? हाँ दीदी, लेकिन आप हमारे गांव में कुछ काम था क्या? हाँ, सरला की बेटी जून की खबर लेने आई हूँ। जून के बारे में मैंने सुना था, सुन के बहुत दुख हुआ। कोई किसी के साथ इतनी नाइंसाफी कैसे कर सकता है? इसके लिए शायद मैं ही जिम्मेदार हूँ। जब भी मैं जून के बारे में सोचती हूँ, रात को मुझे नींद नहीं आती है। असल में जून के साथ हुआ क्या था? तुम तो जानते ही हो, समाज के कामों में मैं गांव शहर घूमती रहती हूँ, और इस वजह से बहुत सारे लोगों के साथ मेरी अच्छी पहचान भी है। वैसे ही विमान दत्त के परिवार के साथ मेरा आना जाना था। घर की छोटी मोटी काम के लिए उनको एक लड़की की ज़रूरत थी। उन लोगों ने मुझे बोला, और इधर सरला के घर की अवस्था भी बहुत खराब थी। मैंने ही सरला की बेटी जून को विमान दत्त के घर भेजी थी। धीरे धीरे जून भी वही की होने लगी थी। एक दिन अचानक ही वो विमान दत्त की हवस के शिकार बन गई। छी छी, इतने पढ़े लिखे समझदार लोग भी ऐसा कर सकते हैं? सोचकर ही घिन आती है। बीच में डॉक्टर, हॉस्पिटल
कोर्ट कचहरी बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन जून को कहीं भी इंसाफ नहीं मिला। इस घटना ने जून को निचोड़ कर रख दिया। बेचारी जून को इस उम्र में क्या क्या सहना पड़ रहा है। इस सदमे से जून निकल ही नहीं पाई थी। इस दौरान गांव वालों ने जून की परिवार वालों को गांव छोड़ के जाने के लिए बोला। गांव वाले भी इतने निष्ठुर हैं। कोई रास्ता नहीं पाकर जून ने कीटनाशक खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। नहीं दीदी, हम ये अन्याय नहीं देख सकते। हमें कुछ करना होगा। तुम ठीक बोल रही हो। जाने अनजाने में मुझसे जो गलती हुई है, मैं उसके प्रायश्चित करना चाहती हूँ। ठीक है दीदी, चलिए मैं भी आती हूँ आपके साथ। चलो। जून, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे साथ और नाइंसाफी होने नहीं दूंगी। नवीन, मैंने डिसीजन ले ली है और तुम्हें मुझे हेल्प करनी है। तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। आईएएस एग्जाम के लिए तैयारी करो। कहाँ ये सब झमेले में पड़ती हो? मैं अपनी पढ़ाई कर लूँगी, लेकिन मुझे समाज के लिए भी कुछ करना है। और मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसे दोस्त मिले और इतने प्यार करने वाले माता पिता। तुम लोग नहीं होते तो शायद मुझे ये दिन नसीब नहीं होते। ये सब तुम्हारे आत्मविश्वास के कारण संभव हुआ है। लेकिन आज भी समाज में जून जैसी बहुत लड़कियां हैं। जो जून जैसी है, उन लोगों को अपने भलाई और बुराई के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। पढ़ाई जैसी सुविधाओं से दूर रहने के कारण वो लोग बहुत सी बातों से अनजान हैं। औरत जैसे घर में खाना बनाने का और बच्चे पैदा करने वाले मशीन हो चुके हैं। कभी कभी तो लड़कियों को पेट में ही मार डालते हैं। लेकिन बच्चा पैदा करना प्रकृति का नियम है। शिक्षा नहीं होने के कारण बहुत सी औरतें सदियों से पुरुषों से दबती आ रही हैं। परिवार में कुछ बोलने की उन लोगों को इजाजत नहीं है कि जिन लोगों को पढ़ाई की सुविधाएं नहीं मिल रही है या जिन लोगों को बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी, उन लोगों को इकट्ठा करके मुझे पढ़ाना है। पर इसके लिए जगह भी तो चाहिए। स्कूल हेडमास्टर से मैं बात करूंगी। स्कूल छुट्टी के बाद अगर 2-3 घंटा भी मुझे पढ़ाने के लिए मिल जाए तो मेरे लिए काफी है। हेडमास्टर की अनुमति ही हमारे मिशन का पहला सफलता है। हाँ दीदी, आपके आने से मेरी हिम्मत भी दुगनी हो गई है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ किताबों और कागजों का बंदोबस्त करती हूँ। हाँ, हमारा पहला काम होगा जो लोग अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, उन लोगों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरणा देना। हाँ, और जो कोई भी बीच में स्कूल छोड़ चुके हैं उनको भी वापस स्कूल लाना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी बहू माताएं हैं जिसको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी है, उन लोगों को भी हमें इस क्लास में लाना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ उनको अपने स्वास्थ्य, पुष्टि, कुसंस्कार, अंधविश्वास के अलावा शुद्ध पानी और निर्मल शौचालय के बारे में भी बोलना होगा। हाँ, चलो चलते हैं। राजीव भैया, क्या कर रहे हो? हाँ, खेतों के बीच में उगे हुए घासों को साफ कर रहा हूँ। कैसी हो? आए। सुना है आपने अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा। इतने छोटे बच्चे को काम पे क्यों लगा रहे हो? मैं एक गरीब आदमी हूँ, बच्चों को स्कूल कैसे भेज सकता हूँ? खेत के लिए ये 2 बीघा ही जमीन है। इससे जो अनाज मिलता है उसके सहारे ही साल भर गुजारा करना पड़ता है।
खेत में काम करने के लिए मजदूर रखने की हालत हमारे पास नहीं है, इसलिए बच्चे और हम साथ में काम करते हैं। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। एक बात सोचो, अगर ये बच्चे बड़े होकर ऑफिसर बन जाए तो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। सपने मत दिखाइए दीदी, सपने मत दिखाइए। दीदी, ये सपना नहीं हकीकत है, इसलिए जल्दी से तुम अपने बच्चे को स्कूल भेज देना। और सुनो, समय मिले तो तुम भी आ जाना, क्योंकि आजकल तुम लोगों के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। ठीक है, चलो दीदी। रेवती, ओ रेवती, आइए आइए, बैठिए। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप हमारे क्लास में आएंगे? अब मैं एक घर की बहू हूँ और घर का कामकाज भी है। अब मुझे पढ़ाई की क्या जरूरत। सुनो, पढ़ाई करना मतलब ज्ञान लेना, और ज्ञान जितनी भी लो उतनी ही कम है। क्या तुमको पता है, हमारे राज्य में गर्भावस्था में माँ और बेटे की मृत्यु के हार सबसे ज्यादा है। इसीलिए अच्छे से बच्चा बड़ा करने के लिए भी तुम्हें पढ़ाई की जरूरत है, समझे? तो आपने क्या सोचा? पढ़ाई से पेट नहीं भरता दीदी, और जब यही सब करके पेट पालना है तो क्यों पढ़ाई करके समय बर्बाद करो। तुम्हारा हाथ का काम अच्छा है और तुम बहुत अच्छा डिजाइन भी बनाते हो, लेकिन ये सब मेहनत कोई व्यापारी ले जाकर ज्यादा मुनाफा कमाता है। और एक बात, आजकल काम के साथ पढ़ाई भी जरूरी है, और पढ़ लिख कर और अच्छा डिजाइन बनाकर तुम इसे देश विदेश में भेज सकती हो और अच्छा नाम और पैसे भी कमा सकते हो। आप लोग को मैं आज जो बताना चाहती हूँ वो ध्यान से सुनिए, ठीक है? जीवन में अन्य काम के साथ भी अपना स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, इसीलिए शुद्ध पानी का व्यवहार बहुत जरूरी है। शुद्ध पानी के लिए एक एक फिल्टर अपने घर में रखें। देखा, इन लोगों ने स्कूल छोड़ दिया था। तुमने समझाया तो ये लोग फिर से स्कूल जाने लगे। थैंक गॉड, हमारी मेहनत कुछ तो रंग लाई। देखना, एक दिन इस गांव में बदलाव आएगा। गांव की कोई भी लड़की घर नहीं बैठेगी, हर कोई शिक्षित होगी। हाँ, अब वो दिन दूर नहीं जब हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आपके और गांव वालों के बिना ये कभी मुमकिन नहीं था। लेकिन दीदी, हमें सिर्फ इस गांव की लड़कियों के बारे में सोचने से नहीं होगा, हमें आसपास के गांव में भी जाना होगा। हाँ जरूर, हर गांव में हमें एक निर्मला की जरूरत है और एक प्रमिला दीदी की भी। चलो। हाँ, चलिए।